नमस्कार साथियों, इक्वेटर एजुकेशन पर आपका स्वागत है और हम शुरुआत करते हैं हमारे करंट अफेयर्स की। और आज की डेट है 20 मई और हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दोनों न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज और देखेंगे कौन कौन सी खबरें हैं जो हमारे लिए हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे बड़ी खबर तो यही है कि 5वें फेज के लिए जो वोटिंग है ना, वो आज होगी। आप सभी को पता है कि जो हमारे देश के अंदर लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, जनरल इलेक्शन, और ये टोटल 7 फेज के अंदर होने हैं। जो लास्ट फेज है वो 1 जून को होगा, उसके लिए वोटिंग 1 जून को होगी और जो रिजल्ट है वो आएगा 4 जून को। तो अभी तक ऑलरेडी 4 फेज कंप्लीट हो चुके हैं और 5वें फेज के लिए वोटिंग आज होनी है। ठीक है, और इसके लिए जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने सभी वोटरों से अपील की है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और अपना वोट कास्ट करें। ठीक है, इसके बाद में देखिए एक और बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर ये है कि जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं वो कल एक बांध का जो था उसका उद्घाटन करके वापस लौट रहे थे और उनका प्लेन क्रैश हो गया है। और जहाँ पर उनका प्लेन क्रैश हुआ है ना, वो बहुत ज़्यादा घना जंगल और पहाड़ियाँ हैं। तो जंगल और पहाड़ियों के बीच में इनका प्लेन क्रैश हो गया है। अब देखिए, प्लेन का क्रैश होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर एक तो क्या है कि इसमें ईरान के प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं। ठीक है, ईरान के प्रेसिडेंट इसमें बैठे हुए हैं। इब्राहिम रईसी है ना, जो इब्राहिम रईसी वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, वो बैठे हुए हैं। इससे बड़ी बात यह है क्योंकि आपको पता है कि इस समय जो इजराइल है उसमें और ईरान के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर तनाव बना हुआ है और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर आक्रमण भी किए हैं, डायरेक्ट आक्रमण किए हैं। इजराइल ने डायरेक्ट ईरान के ऊपर आक्रमण किया है और ईरान के द्वारा भी डायरेक्ट इजराइल के ऊपर आक्रमण किया गया है। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर डायरेक्ट आक्रमण किए हैं। तो बहुत कम ही देखने को मिलता है जब दो देश डायरेक्टली आक्रमण करते हो। ये क्या करते हैं कि किसी आतंकवादी समूह को समर्थन दे देते हैं और उसके थ्रू एक प्रॉक्सी वहां चलती रहती है। पर इन दोनों देशों में हाल ही में पिछले महीने की बात है कि दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर डायरेक्ट हमले किए थे। तो इस जो तनाव था, जो वेस्टर्न कंट्रीज है और यूएसए है, उन्होंने भी ईरान के ऊपर लंबे समय से बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं। उन्होंने भी ईरान के अगेंस्ट में जो भी है बहुत सारे सैंक्शंस वो लगा रखे हैं। इसराइल के साथ इनका विवाद हो गया। तो अगर ये एक्सीडेंट को इसी घटना से जोड़कर भी देखा जा रहा है कि इसराइल, ये यूएस या वेस्टर्न कंट्रियों की वजह से तो ये एक्सीडेंट नहीं हुआ है। अब अगर देखिए ये इसको ढूंढ रहे हैं और अगर फाइनली वो एक्सीडेंट ज़्यादा बड़ा हो जाता है, उसमें कैजुअल्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर ये जो तनाव है इसराइल और ईरान के बीच में ये और ज़्यादा बढ़ेगा और ये बहुत ज़्यादा टेंशन फिर आगे जाके एक बड़ी वार के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन है और पूरा विश्व इस न्यूज़ के ऊपर नजरें जमाए हुए है कि देखते हैं क्या होता है, आगे क्या हो रहा है। इसके बाद में देखिए ये दिल्ली से जुड़ी हुई खबर है जो बहुत ज़्यादा हमारे काम की नहीं है। धरना और प्रदर्शन चल रहे हैं, ये पॉलिटिकल बयान है जो भी हमारे ज़्यादा काम के नहीं होते हैं। इसके बाद में हम देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे कौन कौन सी खबरें हैं। तो वही है, देखिए जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं उनका चॉपर है वो क्रैश हो गया है घनी पहाड़ियों और जंगलों में। तो वहाँ पर उसको सर्च किया जा रहा है, उसके बाद में कारणों का पता लगाया जाएगा। लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण जो समय है वो है और बहुत चैलेंजिंग समय है। इसके बाद में अगर मान लीजिए कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसके बाद में बहुत बड़े लेवल पर युद्ध के छिड़ने की भी संभावनाएं देखी जा सकती हैं। इसके बाद में वही न्यूज़ है कि 49 लोकसभा सीटों के लिए आज 5वें चरण के मतदान का दिन है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सभी वोटर्स से जो इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में रहते हैं उनसे ये कहा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप वोट करो। अरविंद केजरीवाल के जो पीए थे, सहायक थे वैभव, उनके ऊपर आपको पता है चार्ज लगाया गया था। स्वाति मालीवाल है, उन्होंने मारपीट का, और उसमें और भी चार्जेस उनके ऊपर अब ऐड किए जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी पॉलिटिकल न्यूज़ है, ये भी आप देखोगे पॉलिटिकल बयानबाजी है। इसके बाद में जम्मू कश्मीर के अंदर कल हमने सैटरडे को हमने पढ़ा भी था, कल भी देखा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हुआ कि 2 वहाँ पर बड़े हमले देखने को मिले। एक तो क्या हुआ, जो वहाँ पर सरपंच है उनको जान से मार दिया गया, और दूसरा जो पहलगाम है वहां पर एक कपल के ऊपर भी आतंकवादियों द्वारा हमला
किया गया। हालांकि कपल इसमें बच गए हैं और ये अच्छी बात रही कि उनको उनकी डेथ नहीं हुई और उनकी जान बच गई। हालांकि उनको बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं, उनके ऑपरेशन अभी चल रहे हैं। इसके अलावा एक सरपंच की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो ये 2 अटैक रिसेंटली हुए हैं और ये दोनों जो अटैक हैं ये टेररिस्ट के द्वारा किए भी गए हैं। तो ये अभी भी चुनौतीपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अभी हालात बहुत ज़्यादा सामान्य नहीं हुए हैं। तो अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आगे देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। इसके बाद में देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जो किर्गिस्तान है, मिडिल ईस्ट की कंट्री है किर्गिस्तान, यहाँ पर एक हिंसा देखने को मिली है। बेसिकली वहाँ क्या हिंसा हुई, जो किर्गिस्तान के लोग थे ना उनके बीच में और जो गल्फ़ कंट्रीज़ के थे, जो गल्फ़ कंट्रीज़ के लोग वहाँ रह रहे हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ प्लस पाकिस्तान के, तो इन जो कंट्रीज़ के वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके बीच में रिवेलरी देखने को मिली है। तो इन जो 2 ग्रुप हैं इनके बीच में वहाँ पर विवाद हमें देखने को मिला है किर्गिस्तान के अंदर। ठीक है, किर्गिस्तान जो है वो मिडिल ईस्ट की कंट्री है और वहाँ पर बहुत सारे इंडियंस भी रहते हैं। ठीक है, तो किर्गिस्तान के जो लोग हैं उनमें और जो गल्फ कंट्रीज के लोग हैं ना उनमें बेसिकली शुरुआत में झड़प हुई और वो हिंसक रूप धारण करते हुए बड़े स्तर पर फैल गई है। तो गल्फ कंट्रीज और पाकिस्तान के जो वहाँ पर व्यक्ति रह रहे हैं उनके ऊपर हमला किया गया और वो बहुत बड़ा हमला बन गया है। लेकिन अब वहाँ पर आपको पता है कि भारत से भी बहुत सारे लोग रह रहे हैं। अब देखिए भारत से आपको पता होगा पिछले कुछ समय से कि भारत के अंदर नीट के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल होता है। तो जिन विद्यार्थियों के नीट के अंदर बहुत कम नंबर आते हैं ना और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को, वो परिवार अपने बच्चों को इन मिडिल ईस्ट की कंट्रियों में जैसे किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, इन कंट्रीज़ के अंदर एमबीबीएस करने के लिए भेज देते हैं। वहाँ पर क्या होता है, बहुत आसानी से एमबीबीएस हो जाता है। ठीक है, चाहे आपकी नीट में बहुत अच्छी रैंक नहीं भी हो ना तो वहाँ पर इजीली आसानी के साथ में एमबीबीएस हो जाता है। तो भारत से बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर एमबीबीएस करने गए हुए हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन वहाँ पर गए हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारी फैमिलीज़ वहाँ पर सेटल्ड हो गई है जो वहाँ लंबे समय से काम कर रही थी। तो भारत के वहाँ बहुत सारे लोग हैं और भारत भी अपने लोगों की सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। तो अब वहाँ पर जो किर्गिस्तान की जो कंट्री है उनके ऑफिशियल्स ने कहा है कि इंडियंस के अगेंस्ट किसी भी तरह का कोई वायलेंस अभी तक हमने रिपोर्ट नहीं किया है और आगे भी हम जो भारतीय लोग यहाँ रह रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर हम भारत को आश्वासन देते हैं कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हालांकि वहाँ पर हालत अभी नॉर्मल नहीं है। तो ये एक बड़ी और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। इसके बाद में देखिए मानसून जो है वो निकोबार द्वीप पर पहुंच चुका है। तो एक बहुत अच्छी खबर है, पूरे उत्तर भारत के अंदर, विशेष तौर पर उत्तर भारत के अंदर इस समय बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है और 40 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है और राजस्थान के कुछ जिलों के अंदर तो टेम्परेचर 45 डिग्री को भी क्रॉस कर चुका है। तो पूरे उत्तर भारत में इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और उसके बीच में एक बहुत अच्छी खबर है कि जो हमारा निकोबार आइसलैंड है, द्वीप समूह है, वहाँ पर हमारा मानसून पहुंच चुका है। और केरला के अंदर सबसे पहले आपको पता होगा कि मेनलैंड इंडिया है ना उसमें जो टेम्परेचर है वो आता है केरल के अंदर। तो वहाँ पर जो आईएमडी है, भारतीय मौसम डिपार्टमेंट, ये मौसम विभाग है, उन्होंने ये कहा है 31 मई तक ये मेनलैंड इंडिया में केरल पर मानसून पहुँच जाएगा। इसके बारे में हम थोड़ा देख भी लेते हैं। देखिए आप जब मानसून को आप देखोगे तो जैसे आपको पता होगा कि ये इक्वेटर है 0 डिग्री पे और यहाँ पर हमारा इंडिया है। तो जनरली मानसून क्या होता है, जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो यहाँ पर बन जाता है लो प्रेशर। ठीक है, लो प्रेशर की बेल्ट बन जाती है और उसके बाद में क्या होता है, ये लो प्रेशर की बेल्ट बहुत ज़्यादा लो हो जाती है और यहाँ पर जो पवनें होती है ना, जो हवाएं चलती हैं यहाँ पर, वो यहाँ से निकल के, और आपको पता है जब भी इक्वेटर को पार करेगी तो अपने दाईं ओर घूम जाती है। जब भी हवाएं इक्वेटर को पार करके नॉर्थ की तरफ आती है तो अपने दाईं ओर वो घूम जाती है और इस तरह से धीरे धीरे मानसून जो है वो भारत पे एंट्री करता है। तो ये देखो, ये आप देख सकते हैं इस तरह से मानसून आता है। तो लगभग जो मई है, मिड मई जो अभी वर्तमान समय चल रहा है, उस समय मानसून इस तरह से जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसके ऊपर आता है और यहाँ पर मानसून की बारिश होती है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, हम मई से जून की तरफ धीरे धीरे टाइम निकलता जाएगा ना, तो ये जो मानसूनी हवाएं हैं ना ये और ज़्यादा उत्तर की ओर बढ़ती जाएगी। जैसे आप देख भी सकते हैं कि 1 जून यानी जून के आसपास ये देखो केरल के अंदर आ जाएगी। अभी हमने न्यूज़ में भी देखा कि भारतीय मौसम विभाग ने क्या कहा है कि 31 मई या 1 जून को ये मानसून केरल के तट पर
पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले बारिश हमारे केरल के तट पर, मेनलैंड में केरल के तट पे होती है, और वैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर सबसे पहले मानसून आता है। उसके बाद में देखो धीरे धीरे जून के फर्स्ट वीक में ये थोड़ा और ज़्यादा पहुंचेगा। उसके बाद में जून के सेकेंड वीक आते आते ये मिडिल भारत के अंदर पहुंच जाएगा, जैसे आप इस लाइन पे भी देख सकते हैं। उसके बाद में मिड जून के अंदर आते आते ये नॉर्थ के जो हमारे बहुत ज़्यादा तापमान वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर पहुँच जाएगा, और जून ख़त्म होने या जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर ये राजस्थान के जो डेजर्ट एरिया हैं उनमें भी ये मानसून धीरे धीरे पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये मानसून की कार्यविधि है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे ये उत्तर की ओर बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ये हमारे मानसून की क्रियाविधि है, और ये मिड मई के अंदर सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे आता है, और इस समय भी टाइम पे आया है। इस बार देखिए मौसम विभाग ने कहा है कि जो हमारी जो बारिश होगी ना वो एवरेज से ज़्यादा होगी। तो इस बार अच्छी बारिश के हमारे इंडिकेशन जो IMD का फोरकास्ट होता है, जो अनुमान होता है, उसमें बताया गया है। और इस पूरे मैप के अंदर आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं कि कब कब किस किस डेट के आसपास मानसून भारत के अंदर प्रवेश करता जाता है। ठीक है, तो ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से समझ लें। इसमें जो डेट्स दी हुई है वो भी आप देख लें कि कौन कौन सी डेट को मानसून कहाँ कहाँ पे एंट्री करता है। इसके बाद में देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कशन कर लेते हैं, और पूरा का पूरा जो न्यूक्लियर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं ना वो सारी की सारी इस आर्टिकल में आ जाएगी। अगर परमाणु परीक्षण से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हमारे एग्जाम्स के अंदर आता है तो आराम से हम उसे कर लेंगे। देखो, भारत ने सबसे पहला परमाणु परीक्षण किया था 18 मई 1974 को। तो 18 मई 1974 यानी इसी महीने में एक दो दिन पहले हमारे 50 साल हमने कंप्लीट कर लिए हैं जो हमारा पहला परमाणु परीक्षण हमने किया था। अब तक भारत ने कुल 2 बार परमाणु परीक्षण किया है, कुल 2 बार ही भारत ने परमाणु परीक्षण किया है। एक तो किया था 18 मई 1974 को, सबसे पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को ये हमने परीक्षण किया था, जो कि बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस था, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस था। उसके बाद भी दूसरा परमाणु परीक्षण था वो हमने 1998 के अंदर किया था। देखिए इसमें हमने ये परीक्षण कहाँ किया था, ये किया था पोखरण में, राजस्थान में ये साइट है पोखरण, वहाँ पर हमने ये परीक्षण किया था। और इस परीक्षण में जो केमिकल्स यूज हुए थे या जो मिनरल्स यूज हुए थे वो थे प्लूटोनियम। प्लूटोनियम के साथ हमने ये न्यूक्लियर जो हमारा टेस्ट था वो कंडक्ट किया था, और इसका नाम हमने क्या रखा था, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, इसका कोड नेम होता है किसी भी मिशन का, वो हमने रखा था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, देखिए P5 कंट्रीज कौन से थे, P5 कंट्रीज वो कंट्रीज थे जिन्होंने परमाणु परीक्षण ऑलरेडी कर लिए थे, और जिन्होंने परमाणु परीक्षण कर रखे थे ना उनको P5 का दर्जा दिया गया था। अब ये कौन कौन से थे, तो देखिए ये थे USA, रशिया, चीन, UK और फ्रांस। तो ये 5 कंट्री थी जिन्हें P5 का दर्जा प्राप्त था। उसके बाद में 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया, जो दुनिया में P5 के अलावा परमाणु परीक्षण करने वाला पहला देश बन गया था। तो आप देखोगे कि 1945 में जब यूएनओ का गठन हुआ था तब P5 देशों का दर्जा दिया गया था केवल और केवल 5 देशों को, क्योंकि इन्होंने परमाणु हथियारों का परीक्षण उस समय तक कर लिया था। लेकिन इन P5 के अलावा 1974 में इंडिया केवल एकमात्र ऐसी कंट्री बनी जिन्होंने P5 के बाहर पहली बार परमाणु परीक्षण किया था। फिर हमने 1998 में दोबारा परीक्षण किया और उसका नाम क्या रखा, ऑपरेशन शक्ति। और इसमें जो इस बार था बहुत भारी, देखिए पहले तो क्या था 10 से 15 किलो टन का परमाणु बम था, लेकिन इस बार जो परमाणु बम था वो था लगभग 200 किलो टन का। 200 किलो टन का परमाणु जो हमने न्यूक्लियर था उसका हमने परीक्षण कर लिया था। ठीक है, इसके बाद में देखिए 1975 में जब हमने परीक्षण किया था, 1974 के अंदर जब पहली बार परीक्षण किया था तो बहुत सारे देशों ने भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा लिया था, और एक समूह बना था जिसका नाम है NSG यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। ये एक समूह बन गया था उन देशों का जिनके पास में परमाणु हथियार बनाने के खनिज थे। ठीक है, NSG किस कौन सा समूह है, ये ऐसा समूह है NSG जिन 48 देशों के पास में परमाणु हथियारों से संबंधित खनिज हैं। तो इन्होंने ग्रुप बना के ये कहा कि अब हम अपने खनिज को किसी भी देश को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम अब
हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट ही मिनरल कर देते हैं और वो देश क्या करता है, इससे परमाणु बम बना लेता है। तो हम अब किसी भी ऐसे देश को जो परमाणु बम बनाता है या जिसने परीक्षण कर लिया, उसको अपने न्यूक्लियर खनिज का हम अब सप्लाई नहीं करेंगे। और भारत के ऊपर बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रतिबंध लग गए थे, लेकिन आज भारत एनएसजी का मेंबर है, आपको पता है, और बहुत सारे देशों ने और लगभग सारे के सारे प्रतिबंध आज हटाए जा चुके हैं। उसके बाद में देखिए, एक पॉलिसी होती है किसी भी चीज की, जब बहुत बड़ी हम काम करते हैं, जैसे हमने न्यूक्लियर बॉम्ब तो हमने बना लिया, लेकिन उसको हम कब उपयोग करेंगे, कब उसका उपयोग नहीं करेंगे, उसका क्या मानक है, क्या स्टैंडर्ड है, तो वो भारत ने पूरी दुनिया के सामने बना के और एक पूरे के पूरे प्रिंसिपल्स हमने बनाए कि देखो भाई, हमारे पास परमाणु बम तो है, लेकिन हम कब कब इसका इस्तेमाल करेंगे और क्यों करेंगे, ये सारे कारण अलग से इन्होंने स्पष्ट करके हमारे न्यूक्लियर सिद्धांत के अंदर हमने बताए। तो भारत ने अपना परमाणु सिद्धांत भी जारी किया और उसमें देखिए भारत ने साफ साफ कहा कि हमारा उद्देश्य, इस परमाणु बम को बनाने का हमारा उद्देश्य है केवल और केवल शांति की स्थापना या बैलेंस एस्टेब्लिश करना। ठीक है, कि कोई भी विश्व का कोई भी देश हमें कमजोर नहीं समझे, और शांति बनाए रखने के लिए हम अपने परमाणु जो परीक्षण है ये हमने किए हैं। हम सब पहले भी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को हम फॉलो करेंगे कि भारत अपने से पहली बार किसी भी देश के ऊपर परमाणु हमला नहीं करेगा। देखिए, बहुत शानदार सिद्धांत भारत का इस समय है, और भारत साफ साफ कहता है कि हम अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किसी भी कंट्री के ऊपर पहली बार में नहीं करेंगे, यानी हम अपनी तरफ से परमाणु बम की शुरुआत नहीं करेंगे। कोई भी देश अगर हमारे ऊपर परमाणु बम से हमला करता है, या हमारे सैन्य प्रतिष्ठानों पर परमाणु हमला करता है, या हमारी सेना विदेशों में कहीं गई हुई है यूएन मिशन में, उसके ऊपर अगर कोई परमाणु हमला हो गया, तो फिर हम ऐसा परमाणु हमला करेंगे, फिर भारत की तरफ से ऐसा परमाणु हमला किया जाएगा जो विकराल रूप में होगा, यानी उसके बाद में फिर कुछ भी नहीं बचेगा। तो कुल मिलाकर भारत ने अपने पूरे डॉक्ट्रिन में यही बात कही कि हमारा उद्देश्य है केवल शांति स्थापना करना। हम नॉन न्यूक्लियर, जिन देशों के पास परमाणु बम है ना, उनके खिलाफ हम कभी भी परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अगर हमारी किसी देश से लड़ाई हो जाती है तो हम उस देश के ऊपर कभी भी पहले अपनी ओर से परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, और ये बात भी कही भारत ने कि हम चाहते हैं दुनिया परमाणु हथियारों से मुक्त हो जाए, पूरी दुनिया के अंदर से परमाणु हथियार समाप्त हो जाने चाहिए, ये भी भारत लगातार कहता आया है। तो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से भारत ने अपना सिद्धांत घोषित किया, और उसमें भी बहुत सारी शांति की बातें हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।